morning students, welcome back all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you lesson number 6 है ना 7 लेसन नंबर 7 है आपका। और आज आपका जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी इस समय मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें से पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम नियम इस समय पढ़ रहे हैं। तो दो नियम हम पढ़ चुके हैं, मैक्सवेल का दक्षिणार्थी पेज का नियम, और एक आप पढ़ चुके हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। सबका काम एक ही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना, ठीक है। एक तीसरा नियम और है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इसके द्वारा भी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही ज्ञात करते हैं। ये क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम देखिए। जैसे कि ये हमने लिया था एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, एक जिसमें धारावाही चालक था, धारा प्रवाहित हो रही है। इस बिंदु पर हमको ज्ञात करना था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है। ये ऐसे अल्पांश मैंने लिया था, चाहे बायो सेवर्ट्स के फार्मूले के अनुसार या कुछ भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा था कि ये धारा की दिशा है ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हमने जब दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से निकाला था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो देखो क्या आई थी, धारा की दिशा में अंगूठा किया था और मूल्यों को वहां पर किया जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली के तल के लंबवत अर्थात अंदर की ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। अब ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी धारावाही चालक को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े, यदि हम किसी धारावाही चालक को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, यदि हम किसी धारावाही चालक को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, मतलब हम पकड़ तो विभिन्न प्रकार से सकते हैं, हम ऐसे भी तो पकड़ सकते हैं, ऐसे नहीं पकड़े, हम इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। यहाँ भी देख लीजिए, ये धारावाही चालक है, तार है, हमने ऐसे पकड़ लिया इसको, ठीक है। तो अंगूठा किधर किया, धारा की दिशा में, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां अर्थात ऐसे ये किसको प्रदर्शित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को। तभी तो कहा था इसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, कहने वाला ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ऐसे होगा, ऐसे बताया था कल। तो वैसे ही नियम वही है, बात वही, सब कुछ निकलेगा वैसे ही। देखो ये धारावाही चालक है, मैंने ऐसे पकड़ा कि अंगूठा किसको प्रदर्शित कर रहा है, धारा की दिशा को। तो हमारी ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ऐसे मुड़ेगी, क्या पीछे की ओर ऐसे मुड़ सकती है, नहीं मुड़ेगी ना। मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, अर्थात ये अंगुलियां जिधर को ऐसे मूव कर रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके चारों ओर ये होगी। और यही दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 से भी आई थी कि ऐसे जो है हमने कहा था चालक के चारों ओर, यहाँ अंदर का मतलब क्या हुआ कि बोर्ड में थोड़ी धंस जाएगी, ऐसे इसके चारों ओर होगी। तो ये सबसे सरल रूल है कि यदि हम अपने दाएं हाथ से बाएं से नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो सब उल्टा हो जाएगा, हाथ का भी ध्यान रखना है। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं हाथ से किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा वैद्युत धारा को प्रदर्शित करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। अब ये 3 रूल बताए गए, तीनों में से जो जहां पर अप्लाई हो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जहां पर आपको यूज करना आसान लगे। कोई स्थान ऐसा होगा कि आप कंडक्टर को ऐसे पकड़ नहीं पाएंगे, कोई स्थान ऐसा होगा कि आप दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाकर ज्ञात कर पाएंगे, कभी हाथ ऐसे थोड़े मुड़ के चला जाएगा, उसकी एक पोजीशन है कि कहां तक मुड़ पाएगा। तो इसलिए 3 रूल है, जिससे मन हो आप उससे डायरेक्शन ज्ञात करें, डायरेक्शन एक ही आएगी, चाहे जो रूल आप यूज कर सकते हैं। समझ पाइए, इजी है कहने में, लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडलाइन आपका है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर लूप क्या होता है, यदि हम किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसको एक वृत्ताकार रूप दे दें, तो इसको हम क्या कहेंगे, कुंडली अथवा इसको हम कहेंगे लूप बोलेंगे, ठीक है। अब इसके कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, आप वहां पर पढ़े हैं हाई स्कूल में, इसी प्रकार की स्ट्रक्चर ऐसे, यहाँ पर एक ये कुचालक पदार्थ लिया गया था, आप देखे थे नीचे से ये तार ऐसे निकले थे, ऐसा पढ़ा है स्कूल में कहीं। तो यहाँ पर कहा गया था चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी केंद्र पर, ये केंद्र इसका है, तो इस प्रकार से ऐसे फिगर बना था वहां, ये इसका केंद्र है। तो यहाँ पर इस प्रकार का फिगर क्यों बना था, समझिए। यहाँ पर जब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाते तो उंगलियां अंदर मुड़ रही हैं, अर्थात इसके चारों ओर जो वृत्त होंगे वो इस प्रकार से होंगे, इनकी सबकी जो डायरेक्शन होगी ये होगी, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ आएंगे तो धारा नीचे जा रही है, तो यहाँ पर जब रूल लगाएंगे तो उंगलियां हमारी ऐसे मूव कर रही हैं, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन होगी ऐसे। तो अब ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसके कारण सेंटर पर एक हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक बहुत ही उच्च मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसका मान कितना होगा वो इस डेरिवेशन में आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हम बायो सेवर्ट्स के रूल से ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, इस इतने बड़े लूप को एक छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड कर लेंगे।
अगर इस वृत्त का एक हम छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, ये देखिए इतना बड़ा, बहुत ही छोटा, जिसको हम अल्पांश कहें, बहुत ही छोटा टुकड़ा अगर ले लें तो ये वृत्ताकार ना होकर के ये लगभग क्या हो जाएगा, सीधा टुकड़ा हो जाएगा ना। किसी वृत्त का अगर बहुत छोटा टुकड़ा ले लें, किसी चूड़ी का एक थोड़ा सा छोटा भाग ले लें तो वृत्ताकार ना होकर के कैसा हो जाएगा, सीधा लगभग हो जाएगा। तो हमने इतना छोटा एक अल्पांश लिया है जो कि वृत्ताकार ना होकर के क्या हो गया, सीधा तार हो गया। और जैसे हमने उसमें बायो सेवर्स रूल में एक अल्पांश लिया था, ये अल्पांश की भांति व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, जहां पर हमने तीर लगाया है ना, इससे हमने इसको मिला दिया केंद्र से। हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यह पॉइंट पी हो गया, बिल्कुल बायो सेवर्स रूल पे चले जाइए। ये पॉइंट पी हो गया जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और ये वहां पर हमने आर लिया था, यहाँ पर इस रेडियस को हम क्या ले रहे हैं, ए। वहां पर दूरी हमने क्या लिया था, आर, यहाँ पर हम उसकी जगह क्या ले रहे हैं, ए। तो हम पहले क्या करेंगे, इस छोटे से इस अल्पांश के कारण हम देखेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जब इस अल्पांश के कारण थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा, फिर हम क्या करेंगे, पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर निकाल लेंगे कि अगर एक छोटे से भाग के कारण इतना है तो पूरे लूप का मान कितना हो जाएगा, 2πr, परिधि के बराबर। ये वृत्त है पूरा ना, तो डेल्टा एल अगर ये सारे टुकड़े हम जोड़ लें तो सभी टुकड़ों का योगफल किसके बराबर आ जाएगा, 2πr, परिधि के बराबर आ जाएगा। तो उसकी जगह हम परिधि लिख देंगे और पूरे जो लूप होगा उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे डेल्टा एल अल्पांश, डेल्टा एल अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम डेल्टा बी लिखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा, छोटे से भाग के कारण ज्ञात कर रहे हैं। जैसे हम गॉस की प्रमेय वगैरह में निकालते थे, पहले थोड़ा सा मान निकालते थे वैद्युत क्षेत्र का, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते थे और बहुत बड़ा सामान निकाल लेते थे। तो ये क्या हो जाएगा, बायो सेवर्स रूल लगा दीजिए, क्या होता है, μ0/4π, इस अल्पांश में प्रवाहित धारा अल्पांश की लंबाई अपान आर स्क्वायर की जगह क्या होगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पर होता था साइन थीटा। अब थीटा क्या होता था, अल्पांश और अल्पांश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, और यहाँ पर ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आप इमेजिन करें ये आपका एक वृत्त है, इस पर आपने ये छोटा सा भाग ले लिया है और यहाँ पर सेंटर है, तो इस चाप को जब हम यहाँ से मिलाते हैं तो ये कोण सदैव कितना होता है, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा की जगह क्या लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। समझ गए इतनी बात। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। μ0/4πi डेल्टा एल ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया, 1। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है एक छोटे से अल्पांश के कारण निकला है। अब अगर हम कहें तो फिर पूरे लूप के कारण आता है, पूरे लूप के कारण, लूप या कुंडली, लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो जब पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसको हम ये डेल्टा हटा देंगे, अर्थात पूरा बी का मान, और डेल्टा का मतलब होता है छोटा सा मान यहाँ पर है। ठीक है, पूरा बी हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, ये जितने टुकड़े थे डेल्टा एल जितने खंड यहाँ पर बनेंगे ना, सबके कारण हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पर एक सिग्मा साइन लगा लेंगे। इसका मतलब जानते हो कि इस प्रकार के जितने खंड है सबका योग कर लीजिए, समेशन इसको आप बोलते हैं सिग्मा। μ0/4πi डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर, बी इक्वल टू μ0/4π कांस्टेंट है, आई जितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं पूरे में इक्वल है, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ए स्क्वायर इसके रेडियस है, कांस्टेंट होगा, केवल चेंज किसमें होगा, डेल्टा एल में। डेल्टा एल जो है अभी इतना है, इस प्रकार के सारे खंड जुड़ेंगे तो इसमें डेल्टा एल में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो हम सिग्मा यहाँ पर लगा लेंगे डेल्टा एल। इसका मतलब यहाँ पर है कि डेल्टा एल के जितने टुकड़े हैं उन सबका योगफल, द समेशन ऑफ डेल्टा एल, डेल्टा एल के जितने खंड होंगे सबका योगफल। तो अगर सबको हम जोड़ लेंगे डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल, तो ये पूरा बन क्या जाएगा, परिधि 2πr। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2πr μ0/4πi स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2πr की जगह क्या, ए। तो ए से ए स्क्वायर कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से यहाँ 4 कैंसिल, क्या बचा, b इक्वल टू μ0I/2a। ठीक है, ये आपका फार्मूला बना किसी लूप के केंद्र पर चुंबकीय, बहुत न्यूमेरिकल इस पर मिलेंगे आपको, मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस पर आधारित होंगे, किसी लूप के केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर इसमें कहते हैं लूप में n फेरे हैं, 10 फेरे हैं, 20 फेरे हैं, तो एक फेरे के कारण ये निकला हुआ है फार्मूला। अगर 2 फेरे हैं तो 2 से गुणा हो जाएगा इसका मान, 3 फेरे होंगे तो 3 से गुणा हो जाएगा। जैसे कि किसी फैन के कुंडली में एक तार के लपेट दें, फैन चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम प्रोड्यूस होगा। और उसी में 100-200 फेरे लपेट देते हैं, 1000 फेरे, तो मैग्नेटिक फील्ड उतना क्या उतने ही गुना हो जाता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है करंट वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, हाई स्कूल में पढ़े हो, F=I/V/L। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा ना, तो फैन तेजी से चलेगा। तो यहाँ पर जितने लूप में फेरे बढ़ते जाएंगे उतना ही क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर 10 फेरे हैं तो 10 से गुणा कर दीजिए, n फेरे हैं तो n से गुणा कर दीजिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यदि लूप में n फेरे हैं, यदि लूप में n फेरे हैं और 7 फेरे हैं, तो 7 से 8 होते ही नहीं है, क्योंकि साल याद है तो हम काम तो हो गया। ये हो जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है, नोट कर लीजिए, ऊपर थोड़ा सा लाइन लिखाएंगे हम। नेक्स्ट डेरिवेशन आपका है परिमित लंबाई के द्विध्रुवी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई का कहने का मतलब यह है कि एक अनंत लंबाई का तार है, इसकी आप जितनी लंबाई लेना चाहते हैं उतनी लंबाई के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। चाहे छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, चाहे इसको ये एंगल बढ़ा करके आप 50-50 डिग्री ले लीजिए, φ1 φ2 का मान अगर बढ़ाते जाएंगे तो चालक की लंबाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो पहले इसके बारे में हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना एक अनंत लंबाई का तार है, उसका एक अल्पांश डेल्टा एल है जिसको EF से प्रदर्शित किया गया है। अल्पांश से थीटा कोण बनाती हुई दिशा में x दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P है, और E से PF पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, लंब खींचा गया है जो कि बिंदु G है, ठीक है। इस अल्पांश के द्वारा बिंदु P पर अंतरित कोण डेल्टा फाई है जो कि बहुत ही सूक्ष्म है, ठीक है। P से धारावाही चालक पर एक लंब खींचा गया है जिसकी लंबाई r है, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I है। अब इस चालक के कारण हम φ1 तथा φ2 कोण लेकर के किसी भी लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। अगर φ1 φ2 का घटाए बढ़ाएंगे मान तो चालक की लंबाई घटे बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया। अब हम शुरू कहां से करेंगे, बायो-सेवर्ट्स, सबसे मूल जो है फार्मूला वही है बायो-सेवर्ट्स रूल। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं, समझिए, डेल्टा एल अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बायो-सेवर्ट्स रूल लगाएंगे ना, डेल्टा बी इक्वल टू छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा μ0/4 पाई, आई हो गया अल्पांश की लंबाई, डेल्टा एल हो गई, और कोण कितना है, थीटा है, अपान डिस्टेंस यहाँ पर क्या ली गई है, x² ली गई है। समझ पाए इसको। अब देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होना है, बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज होगी। हम यहाँ साइड में जो लिखने जा रहे हैं वो आपको साइड में ही लिखना है। ट्रायंगल EFG में EFG ट्रायंगल दिखाई पड़ा, इसमें ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण हो जाती है, तो EF क्या हो जाएगी, कर्ण, और जो कोण है इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब, तो EG क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो अगर इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गई यहाँ पर EG, और कर्ण क्या हो गई, डेल्टा एल हो गई ना। अगर यहाँ से हम इसका मान निकालें, डेल को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, डेल्टा एल साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, EG आ जाएगा। तो ये मान जहां पर डेल्टा साइन थीटा लिखा है वहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, EG। तो यहाँ पर हम EG लिख देंगे और बहुत ही इजी कर देंगे इसको। EG नहीं होगा ये मत सोचिए, केवल EG लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर I हुआ, और जहां डेल्टा साइन थीटा था यहाँ पर हम क्या लिख लें, EG अपान x²। यहाँ तक समझ पाए बात, ठीक है। इक्वेशन बनती चली जाएंगी, और इधर साइड में जो लिख रहे हैं इसके लिए यहाँ स्पेस छोड़ दोगे कि ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अब हमको क्या करना है, ट्रायंगल ले लीजिए EGP, इनको अलग अलग लाइन से डिवाइड कर दें। क्या हम ये बटे वटे में कुछ नहीं है, आप समझिएगा। ट्रायंगल EGP, अब यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री है, तो इसके सामने की साइड कर्ण हो जाएगी, तो कर्ण क्या हो जाएगी, x कर्ण हो जाएगी, और ये वाला हम एंगल लेने जा रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगी, EG हो जाएगी।
तो अब इसमें अगर हम फार्मूला लगाएंगे साइन डेल्टा फाई, तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसके लिए ईजी, और कर्ण क्या है एक्स है यहाँ पर, समझ में। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा फाई इतना छोटा कोण है, इतना छोटा है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हटा सकते हैं। मैथमेटिकल रूल होता है अगर एंगल बहुत छोटा है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो साइन कॉस लिखा होता है इसको हम वहां पर हटा सकते हैं। तो हम लिख देंगे चूंकि डेल्टा फाई बहुत छोटा कोण है, बहुत छोटा कोण है, तो हम साइन को हटा देंगे, केवल बचेगा क्या डेल्टा फाई, डेल्टा फाई बचेगा, यहाँ पर ई जी बचेगा, अपॉन में एक्स हो जाएगा, समझ पाए हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ई जी इक्वल टू क्या निकल आएगा एक्स डेल्टा फाई, समझ पाए। अब जहां इजी लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे एक्स डेल्टा फाई, सब कुछ यहाँ हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कुछ नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इजी की जगह क्या लिख रहे हैं एक्स डेल्टा फाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, v इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा फाई अपॉन एक्स, ये बचेगा ना। अभी और बाकी है, क्या बाकी है, अब इस ट्रायंगल में आ जाइए ई पी क्यू में, ट्रायंगल ई पी क्यू में दिखाई पड़ा, ई पी क्यू, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने बोला ये एक्स क्या होगी कर्ण, और ये वाला आप जो है यहाँ पर एंगल, हाँ एंगल आप ये वाला लेने जा रहे हैं, यहाँ पर एंगल थोड़ा सा गलत हो गया है, ये हाँ ये वाला फाई था, बड़ा सा कोण है, ये छोटा कोण था डेल्टा फाई, और ये वाला कोण यहाँ पर फाई है। तो इस कोण के अनुसार अगर देखेंगे तो ई क्यू क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगी कर्ण, और आर क्या हो जाएगी आधार। तो हमको आधार और कर्ण में अगर रिलेशन चाहिए तो हम क्या लगाएंगे कॉस, कॉस होता है आधार और कर्ण में, तो यहाँ पर लगाने जा रहे हैं कॉस फाई, कॉस फाई बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, अर्थात आर बाई एक्स। तो यहाँ से हम जहां पर लिखा हुआ एक्स, एक्स की जगह देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स इक्वल टू अगर निकाल रहे हो तो आपका आ रहा है आर अपॉन कॉस फाई, समझ पाए। तो जहां पर x लिखा है वहां पर हम लिख देंगे r अपॉन कॉस फाई, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा फाई अपॉन x की जगह हम क्या लिखें r अपॉन कॉस फाई, तो कॉस फाई का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये समझ पाए। यहाँ पर ये जो इधर हो रहा है इसकी हेल्प से सब कुछ हो रहा है। चलिए 2 लाइनें और यहाँ पर हम लिख दें अभी, डेल्टा v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसको हम कॉस फाई को पहले लिख रहे हैं और डेल्टा फाई को बाद में लिख ले रहे हैं, कॉस फाई डेल्टा फाई अपॉन आर, ठीक है। अब हमको केवल इंटीग्रेट करना बचा है दोनों तरफ समाकलन करने पर। समाकलन क्या करता है, छोटे से मान को बहुत बड़ा कर देता है, इंक्रीज कर देता है उसकी वैल्यू को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन, मैथ पढ़ रहे हो कि फिजिक्स, फिजिक्स कम मैथ ज्यादा करने पर, तो समाकलन करिए दोनों तरफ, यहाँ हो जाएगा डेल्टा बी, ये समाकलन का चिन्ह होता है जो हमने लगाया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, केवल चेंज वैल्यू किसकी होनी है फाई की, फाई की वैल्यू बदलनी है, कहीं फाई 1 लेंगे फाई 2 लेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे कॉस फाई और डी फाई, ये जो हमारा निकला यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ये केवल निकलेगा इस फाई एंगल, अर्थात इस फाई के अंतर्गत जितना तार आ रहा है, जितना वायर आ रहा है उसके कारण। अब अगर हम निकालना चाहते हैं कि फाई 1 की वैल्यू हम घटाए बढ़ाएं, फाई की वैल्यू घटाए बढ़ाएं, नीचे फाई 1 तक जाए, ऊपर फाई 2 तक जाए, तो हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे फाई 1 से फाई 2। अगर हम चाहते हैं कि यह तार की लंबाई हम एक तरफ फाई 1 और एक तरफ फाई 2 तक ले जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर लिमिट लगेगी फाई 1 से फाई 2। तो यहाँ पर फाई 1 हम माइनस का ले रहे हैं क्योंकि ये करंट के विपरीत डायरेक्शन में है और फाई 2 करंट की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फाई 2। बस लगभग डेरिवेशन हो गया है, बस 2 लाइनें बची हैं लिखने को, यहाँ पर स्पेस नहीं तो वो भी लिख देते हैं। अब कहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ पाओगे, समझ पाओगे हमने कहाँ लिखा है। चलिए अब एक ही बार में हो जाए तो अच्छा। अब ये इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर के क्या हो जाएगी बी,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। अब cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन फाई। तो इंटीग्रेट हमने कर दिया, यहाँ पर लिख दिया साइन फाई, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दिया -φ1 से φ2। ऐसा पहले कहीं फिजिक्स में पढ़ा तुम लोगों ने? ऐसा इंटीग्रेशन की लिमिट वगैरह विभव में पढ़ा है? विभव वाले b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। अब सबसे पहले हम अपर लिमिट रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा cos φ2, फिर माइनस चिन्ह बीच में लगाते हैं, फार्मूले में हमारे होता है बीच में माइनस साइन, ठीक है। तब हम लोअर लिमिट रखते हैं ये वाली फाई की जगह पर, तो हो जाएगा साइन, ये साइन रहेगा, हाँ साइन, यहाँ पर आ जाएगा साइन, और यहाँ क्या लिखोगे -φ1। अगर साइन में माइनस थीटा होता है तो ये माइनस आगे आ जाता है, जगह तो बहुत कम बची है। म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का φ1 हो जाएगा ना, साइन φ1, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाता है। ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम पहले लिख लेंगे साइन थीटा को, साइन φ1 को, फिर प्लस करके लिख लेंगे साइन। ये आपका फार्मूला आ गया। बस आप φ1 φ2 के मान बदलते जाइए, 15 अंश लिखोगे छोटा सा तार आएगा, 30 डिग्री रख लोगे और बड़ा हो जाएगा, 50 डिग्री का और बड़ा। अगर अनंत लंबाई का निकालना है तो φ1 φ2 कितने 90 डिग्री रख लो, अनंत लंबाई का हो जाए। मतलब इस सूत्र के द्वारा आप कितनी भी लंबाई के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कुछ बात समझ में आई?